जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसका आज हम लोग चौथा पार्ट डिस्कस करेंगे। बेहतरीन तरीके से बिल्कुल शून्य से क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे। एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। यदि आप बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी, नेवी, ईटीसी अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये क्लास आपके लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो पूरे वीडियो में आप अंत तक बने रहें। यकीन मानिएगा, बहुत ज्यादा फायदा और बहुत कुछ सीखने को इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाला है। इस क्लास की पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास। चीनी की कीमत में प्रति किलोग्राम 25% की कमी होने के कारण राधा 1200 रुपए में 10 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद सकती है। चीनी की प्रति किलोग्राम मूल कीमत रुपये में ज्ञात कीजिए। तो जब कभी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आए तो जितने प्रतिशत की कमी हुई है कीमत में, उतना आप उसका फ्रैक्शन बना लो। जैसे यहाँ पर 25% की क्या हुई है, क्वेश्चन में कमी हुई है, तो 25% का फ्रैक्शन बनाने के लिए 25/100 किया। और यहाँ पर 25 से कम 25, 25 चुक 100। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं इसकी कीमत की यानी इसकी मूल्य की, तो प्रारंभिक मूल्य अपने पास जो फ्रैक्शन में मिलेगा वो 4 अनुपात मिलेगा। और 4 रेशो प्रारंभ में था, अब कमी की बात कर रहा है यहाँ पर क्वेश्चन, तो 1 यूनिट की कमी हो जाएगी। तो नई कीमत क्या हो जाएगी चीनी की, तो नई कीमत का अनुपात बन जाएगा 4 में से 1 जाएगा, 3 बचेगा। अब क्या करना है प्यारे साथियों, ये हमारे पास मूल्य का अनुपात बन चुका है, तो इसका उल्टा अनुपात जो होता है क्वांटिटी का रेशियो होता है। क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 3:4, यानी उल्टा कर दो। अब क्या है, पहले वो 3 यूनिट खरीद पा रहा था और कीमत कम हो गई, तो अब 4 यूनिट खरीद रहा है। पहले से कितना यूनिट अधिक खरीद पा रहा है, तो पहले से 1 यूनिट अधिक वो खरीद पा रहा है। और क्वेश्चन ने ये बोला कि 10 किलोग्राम अधिक चीनी वो खरीद रहा है, तो यहाँ पर 1 यूनिट का मान 10 किलोग्राम है। तो क्वेश्चन ने कहा कि इसकी मूल कीमत आपको प्रति किलोग्राम प्रारंभ में बताना है। तो प्रारंभ में यानी मूल कीमत यानी प्रारंभ में वो कितना खरीदता था, तो 3 यूनिट खरीदता था। तो 1 यूनिट का मान हमारे पास 10 आया, और 10 का गुणा 3 से करेंगे तो 30 किलोग्राम टोटल चीनी वो प्रारंभ में खरीदता था। और कितने रुपए में खरीदता था, तो 1200 रुपए में खरीदता था। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमसे क्वेश्चन ने कहा कि 1 किलोग्राम का कीमत बताओ, तो सीधा 1200 में क्या करना, 30 का डिवाइड कर देना, और 30 से काटेंगे 1200 को, तो 40 रुपए प्रति किलोग्राम वो प्रारंभ में चीनी खरीदता था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। 3 वस्तुओं को प्रति वस्तु 200 रुपए के मूल्य में खरीदा गया। उनमें से एक को 12.5% की हानि पर बेच दिया गया। यदि अन्य दो दो वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ है, तो दो वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। 3 वस्तुएं खरीदी गई, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीनों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया कि 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 200 रुपए प्रति वस्तु है। तो यहाँ पर 200 में यदि हम 3 का गुणा करेंगे तो 600 रुपए तीनों वस्तु का कुल क्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। उनमें से एक वस्तु को 12.5% हानि पर बेच दिया, तो एक वस्तु की कीमत कितनी थी, हमारे पास 200 रुपए थी। और एक वस्तु की कीमत 200 थी, 12.5% निकालेंगे तो हानि आ जाएगी। तो 12.5% निकालने के लिए 12.5/100 करेंगे, तो यहाँ 25×125 होता है, और 25×100 यानी 40 आएगा। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4×5 = 20। यानी कि याद रखना, एक वस्तु को तो 25 रुपए की हानि पर बेचा गया। तो कितने में बेचा गया, 200 रुपए की वस्तु थी, 25 रुपए की हानि हुई, तो 175 रुपए में एक वस्तु को बेचा गया।
क्वेश्चन ने बोला अन्य दो वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचा गया हो जिससे पूरे सौदे में 20% का लाभ हुआ हो। तो प्यारे साथियों, पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाना है। 600 रुपए पूरे सौदे का क्रय मूल्य था। अब 20% लाभ कमाने के लिए 600 का 120% निकालो, तो हमें 600 रुपए को कितने में बेचना चाहिए? तो यहाँ पर 12×72 यानी 720 रुपए कमाना पड़ेंगे। तो पूरे सौदे में क्या हो जाएगा? हमें यहाँ पर 20% का लाभ हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर कितना कमा लिया? 175 रुपए तो कमा लिया। तो 175 को हम माइनस कर देते हैं। 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, और 1 में से 7 गया, 11 में से 7 जाएगा, 4 बचा, और ये 6 में से 1 जाएगा, 545। तो अन्य दो वस्तुओं को 545 रुपए में बेचना पड़ेगा, तब जाकर पूरे सौदे में 20% का लाभ होगा। तो दोनों वस्तुओं का जो क्रय मूल्य था, एक वस्तु 200 रुपए की थी, तो दो वस्तुओं का क्रय मूल्य 400 रुपए था। अब बेचना कितने में पड़ेगा? 545 में बेचना पड़ेगा। तो कितने प्रतिशत लाभ कमाना पड़ेगा? तो आप कहोगे 145 रुपए का लाभ यहाँ पर कमाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने कहा कि दो वस्तुओं पर होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो लाभ का प्रतिशत लाने के लिए लाभ बटे क्रय मूल्य। तो लाभ तो हमारे पास 145 आया, और दोनों का क्रय मूल्य 400 है, और गुणा 100 करेंगे तो दोनों वस्तुओं पर होने वाला लाभ का प्रतिशत आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 त्रिक 12, 2 बचा 25 हुए, 4 छंग होता है 24, 1 बचा दशमलव लगाओ 10 बन जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा 4 पंज 20। यानी प्यारे साथियों, ये जो दो वस्तुएं, इन पर 36.25% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है, और इसलिए ए एक कार्य को पूरा करने में बी से 52 दिन कम समय लेता है। यदि वे दोनों एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो एक तो नाम आया बी का, और एक नाम आया ए का। तो दोनों की हम क्या करेंगे? पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कार्य क्षमता बना लेंगे। तो यहाँ पर बोला गया बी की तुलना में ए 5 गुना कार्य कुशल है। तो ए की बी की तुलना में रहेगा ए। तो बी अगर एक दिन में ये मान के चलो एक काम करता है, तो ये 5 गुना कार्य कुशल है, मतलब ए 5 यूनिट काम करेगा। तो ये इनकी कार्य क्षमता का अनुपात बना लेना है। अब इनके समय का अनुपात यदि लाना है, तो कार्य क्षमता का व्युत्क्रम उल्टा अनुपात समय का रेशो हो जाएगा, 1:5। इनके समय का रेशो हो जाएगा। क्वेश्चन ने दोनों के समय का अंतर दिया 52 दिन। तो यहाँ पर भी रेशो में समय का अंतर कितना है? 5 में से 1 जाएगा तो 4 यूनिट का मान। क्वेश्चन ने बताया है 52 दिन। अब यहाँ पर एक रेशो का मान लाएंगे, 4 का भाग 52 में देंगे, 4 एकम 4, 4 त्रिक 12, एक रेशो का मान आ जाएगा 13 दिन। अब क्या करेंगे? हम ए का समय निकाल लेंगे कि ए इस काम को कितने समय में कर सकता है। तो एक रेशो में करेगा, और एक रेशो का मान आया 13, तो ए इस काम को 13 दिन में कर सकता है पूरा। और बी की यदि बात करें तो 5 रेशो समय में करेगा, एक रेशो का जो मान आया 13, इसका गुणा 5 से करेंगे तो 65 दिन में इस काम को कर लेगा बी। टोटल काम लाने के लिए 13 और 65 का एलसीएम लेंगे, तो टोटल काम आ जाएगा 65 यूनिट। और यहाँ पर इनकी कार्य क्षमता तो हमारे पास शुरू में आ ही चुकी है, 5:1, या फिर चाहे तो फिर से निकाल लें। 13 पंज 65 होता है, और 65 एकम 65 होता है। दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितना समय लगेगा? तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे, इनको जोड़ लो। 5 में हम 1 को जोड़ेंगे तो एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। तो 65 यूनिट काम करने में कितना समय लगेगा? 6 का भाग लगा दो 65 में, 6 से काटेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 6 दाम 60 होता है। अब कितना बचा? 5 बचा, और बटे में वापस 6 आ जाएगा। तो 10 सही 5/6 दिन का ये टाइम लेंगे। 10 सही 5/6, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे
12, 21, 35 से विभाजित करने पर समान शेषफल 2 प्राप्त होता है। मतलब छोटी से छोटी ऐसी संख्या बताना है जिसमें 12, 21, 35 का भाग लगाया जाए तो 2 शेष बचे। तो ऐसे में क्या करो आप, 12 का, 21 का और 35 का हमें यहाँ पर लेना होगा लघुत्तम समापवर्ती। और प्यारे साथियों, इनका यदि आप लघुत्तम समापवर्ती लोगे तो आपके पास निकल कर आएगा 420। अब 420 छोटी से छोटी ऐसी संख्या प्राप्त हो गई जो 12 से भी विभाजित है, 21 से भी विभाजित है और 35 से भी विभाजित है। अब 2 शेषफल बचाना है तो 2 और जोड़ दो, तो यहाँ पर 2 शेषफल आ जाएगा। इस प्रकार 422 हमारे पास इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बन जाएगा। 422 ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों के लिए 3:10 के अनुपात में मतदान हुआ। यदि सभी मत वैध मत हैं और यदि विजेता प्रत्याशी को 156,200 मत मिले तो कुल कितने मत डाले गए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक प्रत्याशी को तो 3 रेशो मत मिले और दूसरे प्रत्याशी को 10 रेशो मत मिले। और कुल मत की यदि बात करें तो यहाँ एक भी मत अवैध नहीं है, सभी वैध मत हैं। तो कुल मतों के रेशो की बात करें तो 10 + 3, दोनों को जितने मत मिले टोटल मत उतने ही पड़े थे, यानी 10 में 3 जोड़ा तो 13 यूनिट टोटल मतों की संख्या है। अब इन रेशो में से हमें विजेता प्रत्याशी का मान दिया, मतलब विजेता कौन हुआ, 10 रेशो वाला हुआ। और क्वेश्चन ने 10 रेशो का मान 156,200 हमें दिया है। एक रेशो का मान लाने के लिए 156,200 में हमें भाग लगाना है 10 का, 0 से 0 कट हो जाएगा। एक रेशो का मान हमारे पास हो जाएगा 15,620। अब क्वेश्चन ने पूछा कुल कितने मत डाले गए, कुल मतों की संख्या लाना है। तो जो एक रेशो का मान आया 15,620, इसका गुणा कुल मतों की संख्या के रेशो से कर देंगे तो सही जवाब आ जाएगा। यानी 15,620 का गुणा हम 13 से करेंगे तो कुल मतों की संख्या 20, 30, 60 आपके पास निकल कर आ जाएगी। और 20, 30, 60 ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है। यदि दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 24, 26 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 7 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग दिया, एक संख्या a मानेंगे, दूसरी संख्या b मानेंगे, और दोनों के वर्गों का योग दिया, मतलब a की पावर 2 a का वर्ग होगा और b की पावर 2 b का वर्ग होगा, और दोनों का योग क्वेश्चन में दिया 2426। अब और क्या दिया, एक संख्या का वर्गमूल 7 है। तो मान लो एक संख्या a थी जिसके वर्गमूल की बात कर रहा है कि a का वर्गमूल कितना है, 7। ए पर यदि करनी लगा दे तो 7 आता है, तो एक ही करनी हटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 7 पर पावर 2 लग जाएगी। अब यहाँ पर एक ही मान की यदि बात करें तो 7 का वर्ग होता है 49, एक संख्या तो 49 आ गई। अब दूसरी संख्या लाने के लिए क्या करो, ए का मान ए वर्ग प्लस बी वर्ग के मान में पुट कर दो। तो ए वर्ग की जगह हमें 49 का वर्ग करना पड़ेगा, फिर प्लस बी का वर्ग करने के लिए बी का वर्ग ऐसा ही लिखेंगे और 2426 यहाँ पर आएगा। मेरे साथियों बी की पावर 2 यही रखेंगे और 2426 में से 49 का वर्ग बराबर के इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 49 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 2401 आता है। तो b का वर्ग यदि आपको लाना है तो यहाँ पर घटाने पर आपके पास सीधा 25 बचेगा, और b का मान लाने के लिए वर्ग हटेगा तो 25 पे करनी लग जाएगा, और करनी 25 5 का मान होता है, तो b का मान 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में दूसरी संख्या ही पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 की यदि बात की जाए, ए ने 9,000 रुपए की धनराशि 5% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए उधार ली। उसने यह धनराशि 7% साधारण ब्याज पर 3 वर्षों के लिए बी को उधार दे दी।
उसे प्राप्त होने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। तो प्यारे साथियों क्या करना है, अपने पास यहाँ साधारण ब्याज है, तो मूलधन अपने पास कितना है 9,000। अगर मूलधन 9,000 है, मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 5% गुणा समय, 3 वर्ष के लिए अगर उधार दिया गया तो मिलने वाला ब्याज हमारे पास आ जाएगा। साधारण ब्याज के फॉर्मूले में ये मान पुट कर दिया, यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और जब आप ये गुणा करोगे आपके पास निकल कर कितना आएगा 1350 आएगा। यानी कि याद रखना 9,000 का 5% दर से 3 साल का ब्याज जो बनेगा 1350 बनेगा। अब क्वेश्चन ने क्या करा, क्वेश्चन ने बोला कि अगर ये 9,000 रुपए ही 7% ब्याज दर पर 3 सालों के लिए दे दिए जाए तो अब ब्याज कितना बनेगा, फिर से गुणा कर लो, ये ब्याज निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 7 या 21 और 21 का गुणा हम 9 से करेंगे तो हमारे पास बनेगा 1890। तो पता चला कि शुरू में 1350 ब्याज मिल रहा है और बाद में ब्याज कितना मिला 1890। तो लाभ कितने का हुआ ये पूछा गया, तो 1890 में से हमें माइनस कर देना है 1350 को। यहाँ पर 0 - 0 0 होगा, 9 - 5 4 होगा, 8 - 3 5 होगा और यहाँ पर 0 बचेगा। तो टोटल प्रॉफिट कितने का हो जाएगा उसे 540 का। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 और वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक 400 किलोमीटर की दूरी को एक समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो उसे वही दूरी को तय करने में 2 घंटे कम समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल आपको बताना है। अरे साथियों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यदि समय का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब हम इसे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आप एग्जाम में कर सकते हो बहुत इजीली। और अकॉर्डिंग टू ऑप्शन कैसे करेंगे समझो। ये कह रहा रेलगाड़ी की चाल बताओ, अगर उसकी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो लगने वाला समय, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। 30 का भाग अगर हम 400 में देंगे तो हमारे पास ये कटेगा नहीं, दशमलव में आएगा। इसी प्रकार 35 का भाग भी आप 400 में लगाओगे तो भी ये नहीं कटेगा पूरा पूरा, तो ये भी हमारी चाल नहीं हो सकती। 25 का भाग अपन लगा के देख लेते, 25 का भाग लगा के देखते 400 में, 400 बटे 25, तो 50 25 और 5 से काटा 5 40 जीरो और 80 को 5 से काटेंगे तो यहाँ पर अपने पास 16 आ जाएगा, मतलब 16 घंटे का टाइम लगेगा अगर इस दूरी को वो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वो रेल तय करे। अब क्या करना है, ये कह रहा है कि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अगर बढ़ा दी जाए तो यहाँ पर 25 थी पहले और 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 35 हो जाएगी। अब समय कितना लगेगा, तो 400 में भाग लगाओ 35 का जो नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। चलो डी को चेक करें। अगर 400 में 40 का भाग लगाएंगे तो समय निकल कर आएगा 10 घंटे का। और ये कह रहा है क्वेश्चन कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती गति, तो 400 किलोमीटर दूरी को तय करने में 10 और जोड़ दो, 40 में 10 जोड़ेंगे तो अब 400 में भाग लगाओ 50 का, तो यहाँ पर आ जाएगा कितने घंटे लगेंगे, यहाँ पर 8 घंटे। तो पहले से कितने घंटे कम लग रहे हैं, पहले 10 लग रहे थे, अब 8 घंटे का टाइम लग रहा है, तो अब 2 घंटे कम समय लग रहा है। 2 घंटे कम समय लग रहा है किस ऑप्शन से, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें 9 नंबर की, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सीधा कंसेप्ट हमने कई बार पढ़ा, प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई। आप ये कंसेप्ट याद रख सकते हैं और यहाँ प्लस लगाना, एक्स गुणा वाई और बटे में 100। इस कंसेप्ट से वृत्त की त्रिज्या में कितने भी प्रतिशत वृद्धि की जाए कमी की जाए आपका फाइनल आंसर आ जाए। एक्स का मान क्या होगा, देखो त्रिज्या, अब एक्स का मान भी यहाँ पर 10 होगा और वाई का मान भी 10 होगा। तो मैं आपको बता दूं दोनों बार वृद्धि हो रही है, इसलिए जो यहाँ पर एक्स और वाई का मान आएगा ये प्लस में आएगा, अगर कमी होती तो माइनस का लिखते। तो यहाँ पर आप क्या लिखो, एक्स की जगह भी 10 प्लस वाई की जगह भी 10।
फिर यहाँ प्लस लगाओ, x का मान भी 10 गुणा में y का मान भी 10 और बटे में क्या जाएगा 100। 10 में 10 जोड़ा तो 20 बनेगा और प्लस 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 1 ही आएगा। 20 में 1 जोड़ेंगे तो टोटल 21% हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये लास्ट में यदि पॉजिटिव होता है तो वृद्धि होती है, याद रखना। और लास्ट में यदि नेगेटिव आ जाए तो हमेशा कमी होती है। बट यहाँ तो पॉजिटिव आया तो वृद्धि हो जाएगी 21% की क्षेत्रफल में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार को 200 रुपये क्रय मूल्य के उत्पाद पर 25% की छूट देने के बाद 35% लाभ प्राप्त करना है। इसके लिए कितना मूल्य अंकित करना चाहिए? मतलब क्वेश्चन में पूछा हमसे अंकित मूल्य। अंकित मूल्य पूछा गया, इंग्लिश में एमआरपी से कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्रय मूल्य हमें दिया है। क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है टोटल 200 रुपए और कहा जा रहा है कि 35% का लाभ प्राप्त करना है। तो 35% लाभ प्राप्त करके विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 200 का 135% निकालेंगे तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? यह आ जाएगा 270। अब प्यारे साथियों, क्वेश्चन ने बोला कि विक्रय मूल्य तो 270 रहे तो आराम से 35% लाभ हो जाएगा। लेकिन अंकित मूल्य कितना होना चाहिए? तो अंकित मूल्य जो भी रहेगा एमआरपी, उस पर छूट दी जा रही है 25% की। तो आप 100% में से 25 को माइनस करोगे तो एमआरपी का यदि हम 75% निकालेंगे तो विक्रय मूल्य आएगा। और विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए? 270 बराबर में आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या करो, एमआरपी की वैल्यू निकाल लो, जिससे हमारे पास अंकित मूल्य इस वस्तु का आ जाएगा। तो 270 भाग का 100 इधर गुणे में जाएगा और गुणे का 75 इधर भाग में आएगा। 25 दिया 75, 25 चुक 100, 3 से काटेंगे तो ये 90 बार कटेगा। 9 चुक 36 यानी 360 रुपए उसका अंकित मूल्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट 10 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज आप प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। आपका मैथ कमजोर है या अच्छा है, जो भी है, प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच किया करें। क्लास का पीडीएफ प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके एक बार और इसकी प्रैक्टिस जरूर किया करें। और मैं आपको बता दूं, चैनल पर यदि आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको ऑल क्लासेस का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाए। मिलेंगे प्यारे साथियों नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।